नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 16। और बच्चों आज हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता है विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा क्या होती है, संयोजन किस किस प्रकार का होता है, कौन से परिपथ में कैसा संयोजन किया जाता है, घरों के अंदर कैसा संयोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज हम बात करेंगे इससे आगे की, जो ये है कि आपने देखा होगा बच्चों, जब आपके घर पे लट्टू जलता है बहुत देर तक कि 5-6 घंटे लट्टू जल गया और आपको उसको उतारना है, तो आप सीधा हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म लगता है ना। क्यों हुआ वो गर्म, इसका कारण क्या है, ये सब जानेंगे हम इस पार्ट के अंदर। ऐसे ही आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो प्रेस करते हो, जब आप प्रेस को प्लग में लगाते हो 1 मिनट के अंदर अंदर वो प्रेस गर्म हो जाती है और आप अपने कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, तो जो प्रेस है वो गर्म क्यों हुई। तो इसका मतलब कि धारा जब बह रही है तो वो किसी भी वस्तु को, किसी उपकरण को गर्म कर देती है। अब ये गर्म हो क्यों रही है ये पढ़ेंगे हम इस पार्ट के अंदर। देखिए बच्चों, आपने दैनिक जीवन के अनुभवों में यह देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। इसी प्रकार जब हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हीटर की कुंडलियां एकदम लाल और तप्त हो जाती है। कितनी लाल हो जाती है ना, जब आप सर्दियों में हीटर जलाते हैं वो कुंडलियां एकदम लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म हो चुकी है। तो ये गर्म क्यों हो रही है? देखो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। यह प्रभाव विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव या जूल ऊष्मन कहलाता है। तो बात आई समझिए बच्चों कि जब किसी परिपथ के अंदर धारा बहती है तो वो तार जो होता है, वो परिपथ जो होता है वो गर्म होने लगता है। वो गर्म क्यों होने लगता है कि जो विद्युत धारा है ना वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है बच्चों। इसको क्या कहते हैं? जूल ऊष्मन कहते हैं या फिर धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसी के आधार पे आपकी इस्त्री बनाई गई प्रेस करने वाली, आपके गीजर बनाया गया गर्म पानी करने का, गर्म पानी करने की रोड बनाई गई। ये सब किसके आधार पे बनाई गई? धारा के तापीय प्रभाव के आधार पे। तो देखिए बच्चों, एक चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा, कि अब हम मानते हैं कि धारा से क्या बह रही है, अब हमें पता है कि जो तार है उसके अंदर जब धारा बह रही है तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो उस ऊष्मा का मान कितना है कि किसके अंदर तो धारा के बहने से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और किसके अंदर ऊष्मा का मान कम है। तो देखिए बच्चों, माना कि एक चालक XY है जिसका प्रतिरोध R है, कि हमारे पास ये कोई चालक तार है। कौन सा चालक तार है? X और Y। और इसका जो प्रतिरोध है ना बच्चों, वो प्रतिरोध R है। ठीक है मैम, मान लीजिए कि तार के X से Y सिरों में विभवांतर V लगाने पर, अब इसका जो सिरा है ना इस पे हमने V विभवांतर लगा दिया, ये लो जी लगा दिया। T सेकंड में I धारा प्रवाहित हो रही है और हम देखते हैं कि जो T समय होता है ना, T समय में इसके अंदर कितनी धारा बहती है? I धारा बहती है। यदि बिंदु X से Y तक आवेश Q का स्थानांतरण होता है तो आवेश Q के स्थानांतरण में किया गया कार्य होगा। अब यहां से कोई आवेश है, वो आवेश हमने मान लिया Q। ये आवेश इसके अंदर इस स्थान से इस स्थान पे जाता है। तो किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हम भेजते हैं तो कोई ना कोई कार्य होता है। और बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि किसी आवेश को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है। तो यहां से हम कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V इंटू Q। होगा कि नहीं होगा? ये बात आ गई क्या समझ में कि जो कार्य है वो क्या होता है कि जो विभवांतर है वो और उसका जो आवेश है उसका गुणनफल होता है। तो इस मान को हम आगे लिख के चलते हैं। देखिए इधर कि W बराबर क्या है? कार्य बराबर V इंटू Q है। अब आपको पता है क्यों क्या है? आवेश है। और जो धारा होती है ना I का मान क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर होती है। I बराबर Q अपॉन T है। यहां से आप निकाल लो Q का मान, तो Q बराबर हो गया IT। अब ये वाला मान तो रख दो आप किसकी जगह? Q की जगह। और विभवांतर V, आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR होता है। तो V बराबर हो गया IR, Q बराबर हो गया IT। ये दोनों मान उठा के हमने इसमें रख दिए। किसके अंदर? W बराबर क्या था? V इंटू Q था। अब V का मान तो हमारे पास आ गया IR इंटू Q का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों? IT। ये किसका मान आ गया? किए गए कार्य का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो W बराबर क्या हो गया? I इंटू I, तो I स्क्वायर हो गया
और आर टी ऐसे की ऐसे आ जाएंगे। तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये क्या हो गया, ये बच्चों वो कार्य हो गया जो Q आवेश को लाने में किया गया है। तो देखिए W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखो बच्चों आगे, यहाँ विद्युत आवेश को एक प्रतिरोध की उपस्थिति में गति देने के लिए किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में उपलब्ध हो जाता है। अब देखो बच्चों कि हम जितना कार्य करेंगे उतना ही तो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जितनी ज्यादा कार्य करेंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी, जितना कम कार्य करेंगे उतनी कम ऊष्मा पैदा होगी ना। तो ये जो कार्य है यही क्या है, अपने ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो देखो ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं ना, तो इसको H से लिख देते हैं। तो H का मान वही होगा जो W का मान है। तो H बराबर आपके आई स्क्वायर आर टी ही होता है। ये मान देखो यहाँ पे रखते हैं हम कि जो H बराबर है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आगे देखो कि अतः हम कह सकते हैं कि एक चालक में धारा I के प्रवाहित होने पर उत्पादित ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, चालक के प्रतिरोध R, चालक में धारा प्रवाह के समय T, इन सभी के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, H बराबर क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, यही लिखा ना। तो ये जो H है ये किसके समानुपाती है, जो धारा है उसके वर्ग के समानुपाती है, जो उसका प्रतिरोध है उसके समानुपाती है, जो समय है उसके समानुपाती है। तो क्यों है ऐसा, तो जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी ना। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ना उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। और जितनी ज्यादा समय के लिए आप अगर बल्ब को 2 घंटे रखते हो तो वो कम गर्म होगा, और उसी बल्ब को अगर आप 10 घंटे जला के रखते हो तो कितना गर्म हो जाता है ना। तो जितनी ज्यादा समय के लिए धारा बहती है ना, ऊष्मा का, हीटिंग का मान भी क्या है, उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, और ये जो नियम है इसको क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मन का नियम कहते हैं। और आपको पता है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। अब एक चीज याद रखना कि जो 1 कैलोरी होती है ना बच्चों, उसका मान 4.8 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत शक्ति। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमने कितना तो कार्य किया, और जितना कार्य किया उतनी ही उसमें क्या है, हीटिंग, ऊष्मा पैदा होती है। तो शक्ति क्या है, तो शक्ति का मतलब हो गया बच्चों कार्य करने की दर, कि आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं। तो शक्ति मतलब पावर, पावर को क्या लिख सकते हैं, P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर, W/T होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा ना। और W का मान आपको पता है कितना होता है, W बराबर होता है VIT, क्योंकि क्या होता है W बराबर VQ होता है ना, तो Q का मान रख देंगे तो IT आ जाएगा। और आपका T क्या है, समय है, तो W/T को हम कैसे लिख सकते हैं, P बराबर होता है, W/T को लिख सकते हैं VIT/T। ठीक है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका P बराबर कितना हो गया, VI। पहली बात तो ये आई। और आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तो V का मान यहाँ रख दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, IR इंटू I बराबर, इसको लिख सकते हो आप आई स्क्वायर R। तो आपके पास एक मान P का ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है बच्चों V/R। ठीक है, ये वाला मान अगर आप यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर की जगह V/R का स्क्वायर, तो V²/R² इंटू क्या है R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इस R से एक R कैंसिल, तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर V²/R। एक मान ये आ गया आपका। तो ऐसे आप अगर आप रखते जाओगे तो आप बहुत सारे मान निकाल सकते हो। आपको ये देखना है कि आपको प्रश्न के अंदर कौन कौन से मान दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको क्या है, फॉर्मूला निकाल लेना है। तो इधर देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि वह दर जिससे विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जाता है विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति P बराबर किया गया कार्य W अपॉन कार्य में लगा समय T। तो W बराबर VIT होता है, अपॉन में T से T कैंसिल हो गया, तो आपके P बराबर क्या आ गया, VI आ गया। अब यहाँ से P बराबर VI होता है, और आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ मान रख दिए। तो P बराबर क्या हो गया, IR इंटू I को I से मल्टीप्लाई कर दो तो I²R। अब आपको पता है I बराबर क्या होता है, V/R होता है, तो ये मान यहाँ रख दिया। तो I का स्क्वायर है तो V/R का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब V²/R² इंटू R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, V²/R। ये किसका मान आ गया, ये आ गया आपके P का मान, शक्ति का मान। अब आगे देखिए,
विद्युत शक्ति को मापने का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक जूल पर सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बट्टे टी। डब्ल्यू का मात्रक क्या है? जूल, और टी का मात्रक क्या है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? आपके शक्ति का, या हम इसको वाट में भी लिख सकते हैं, शक्ति को। अब इधर देखो, 1 किलोवाट बराबर 1000 वोट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वोट होता है, और 1 गीगावाट बराबर 10 की पावर 9 वोट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कि 1 हॉर्स पावर भी होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में लगभग 746 वोट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वोट होते हैं। तो देखो, विद्युत शक्ति को मापने के लिए एक और बड़ी इकाई हॉर्स पावर का भी उपयोग किया जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोल्ट। देखिए, विद्युत ऊर्जा की खपत की प्रमाणिक इकाई तो जूल है, लेकिन यह व्यवहारिक पक्ष में बहुत छोटी इकाई है। मतलब जो जूल है ना, वो बहुत छोटा इकाई है कि अगर हम बहुत बड़े लेवल पे जूल का प्रयोग करें तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े मान आएंगे। इसलिए हम व्यवहारिक तौर पे जूल की बजाय बड़ी इकाई लेते हैं। वो इकाई क्या है? अतः विद्युत परिपथ में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को वोट घंटा या फिर किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। 1 वोट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि 1 वोट शक्ति के विद्युत परिपथ में 1 घंटे में उपभोग होती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की उपयोग में ली गई वह मात्रा है जब परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे में किया जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या हो गया? 1 किलोवाट का उपयोग अगर 1 घंटे तक करें तो वो किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा के। अब आपको पता है किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1000 वोट, और घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। तो 1000 वोट इंटू 3600 सेकंड किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा के। अब आपको पता है 1000 वोट के अंदर 1000 जूल पर सेकंड होती है, और 3600 सेकंड ये हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 36, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे? यहाँ हो गया 36 इंटू 10 की पावर 2, और ये हो गई 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, टोटल 10 की पावर 5 हो गई ना। और 36 को अलग निकाल लेते तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। किसका मान है बच्चों? ये मान है 1 किलोवाट घंटा का। कितना? 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आगे देखो, विद्युत ऊर्जा की लागत की गणना करने के लिए किलोवाट घंटा इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड इकाई भी कहा जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटा है। अगर हम भी कोई उपकरण देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना किलोवाट घंटा की खपत होती है या इसकी शक्ति कितनी है। देखिए बच्चों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कि ऐसे उपकरण जो इसके जो विद्युत का तापीय प्रभाव है उस पर निर्भर करते हैं। तो आपके देखो, पानी गर्म करने की रॉड हो गई, ठीक है, आपका पानी गर्म करने का इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, आपके विद्युत इस्त्री हो गई, प्रेस हो गई, आपके टोस्ट बनाने वाला टोस्टर हो गया, आपके ओवन हो गया। ये सब चीजें किस पे डिपेंड है? ताप के प्रभाव पे है। ठीक है, इसके तापीय प्रभाव के हम उपयोग करके क्या कर रहे हैं? इन उपकरणों का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित घरेलू उपकरणों की सूची बहुत लंबी है, जैसे कि विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली, पानी गर्म करने की विद्युत रॉड या हीटर, या इलेक्ट्रिक गीजर, ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक स्टोव, रूम हीटर आदि। इन सभी उपकरणों में एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, जिससे चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और आपको पता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही किसी भी चालक में धारा बहती है। अगर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसके अंदर धारा भी नहीं बहती है। यह गति करने के समय अन्य इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं या आयनों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण उनमें कर देते हैं। ये गति करेंगे तभी तो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। तो देखो बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण परमाणु या आयन अधिक आयाम के साथ कंपन करने लगते हैं। और आपको जब पता है कि जब भी कोई टक्कर होती है ना, तो वस्तु में क्या होता है? कंपन होता है। दूसरे शब्दों में, किसी चालक के परमाणुओं के कंपनों की
औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाने पर चालक के ताप में वृद्धि होती है, जो कि चालक द्वारा उत्पादित ऊष्मा है। क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं ना, उस टक्कर के कारण क्या होता है, इस परमाणु के अंदर कंपन होता है और इस कंपन के कारण ही क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और परिणाम स्वरूप चालक के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। टक्कर के कारण क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में तो वृद्धि आ रही है और इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है, जो कि अंत में चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इलेक्ट्रिक टेस्टर। अब आपको पता है बच्चों, जब आपके घर में किसी भी बिजली के उपकरण को चेक करना होता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा टेस्टर होता है जिसको हम टच करके देखते हैं तो उसमें लाइट जल जाती है, इसका मतलब उसमें करंट आ रहा है, और उसमें लाइट नहीं जलती तो उसमें करंट नहीं आ रहा। तो उसके बाद ही हम उस वस्तु को, उस उपकरण को छूते हैं। या जब हमारे इलेक्ट्रिक ठीक करने वाला व्यक्ति आता है तो वो भी पहले चेक करता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही कोई काम करता है। तो देखो क्या होता है टेस्टर। इसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है जांचने के लिए किया जाता है। यह स्क्रू ड्राइवर पेचकस जैसा होता है। इस स्क्रू ड्राइवर में एक हैंडल होता है जिससे इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस हैंडल में एक छोटा नियॉन बल्ब होता है। ये नियॉन बल्ब क्यों लगाते हैं, क्योंकि बहुत अल्प धारा, बहुत कम धारा मिलने पे भी जल जाता है। ठीक है बच्चों, तो नियॉन बल्ब लगा रहता है। स्क्रू वाले सिरे को विद्युत उपकरण के चेसिस से छुड़ाया जाता है और अर्थिंग के लिए टेस्टर के क्लिप पर उंगली रखी जाती है। मतलब जो उसके पूरा परिपथ बनेगा ना, तो उस पर अंगुली रख लेते हैं हम ऐसे। यदि नियॉन लाइट का बल्ब जल उठता है और लाल हो जाता है तो पता चलता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात चेसिस पर आवेश है और इसे छूने से झटका लग सकता है। इसलिए हम तुरंत मेन स्विच को बंद कर देते हैं। मेन स्विच बंद करने के बाद ही हम उस उपकरण को सही करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि नियॉन बल्ब नहीं जलता तो यह सूचित करता है कि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। आप टेस्टर को सॉकेट में लगाए और नियॉन बल्ब नहीं जलता तो यह संसूचित करता है कि सॉकेट में बिजली नहीं है, और अगर बल्ब जल जाता है इसका मतलब उसमें बिजली है, करंट है। तो देखो ये वाला हिस्सा तो हम उस उपकरण पे रखते हैं जिसको हमें जांच करनी है, और ये देखो ये रहा वो नियॉन बल्ब, ये जल उठता है अगर उस परिपथ के अंदर या उस उपकरण के अंदर धारा प्रवाहित हो रही होगी, करंट आ रहा होगा तो, और करंट नहीं आ रहा होगा तो ये बल्ब नहीं जलता है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 100 वोल्ट 250 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बच्चों प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V स्क्वायर P, क्योंकि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर R ये होता है ना। तो यहाँ से आप किसका फॉर्मूला निकालोगे, R का, ये मान रख दोगे 250 इंटू 250, क्योंकि V स्क्वायर है, P का मान है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 625 ओम। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत स्त्री जिसका प्रतिरोध 25 ओम है में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 मिनट में उत्पादित ऊष्मा की गणना करनी है। तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऊष्मा का, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। इसके अंदर आप सारे मान रख दो। आपके पास I दे रखा है, कितना दे रखा है 5 एम्पियर, R दे रखा है कितना 25 ओम, T दे रखा है देखो मिनट, जबकि हम किस में लेते हैं सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों, 60 सेकंड होती है। ये मान आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 4 जूल। देखिए बच्चों, अब है परिपथों में प्रयुक्त युक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रतीक। तो जैसा कि आपको पता है जब हम परिपथ का निर्माण कर रहे थे तो हम, जैसे हमें तार लगाना था, एमीटर लगाना था, तो हम एमीटर का डायग्राम नहीं लगा रहे थे, हम उसका चिन्ह काम में ले रहे थे। ठीक है, परिपथ निर्माण में ऐसे ही यहाँ कुछ विद्युत उपकरणों के चित्र दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और हमें ध्यान रखना है कि किस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो चिन्ह है ये विद्युत सेल का है। ठीक है, ऐसा जो चिन्ह होता है ये विद्युत सेल का होता है, और ये चिन्ह अगर ऐसे 2-3 बार आए इसका मतलब ये बैटरी बन गई। यहाँ पे देखो एक बार है, ये एक से ज्यादा बार है, तो एक का मतलब तो विद्युत सेल है, एक से ज्यादा का मतलब बैटरी है। अब ये आपका प्लग है, ये प्लग अभी खुला हुआ है, ठीक है, मतलब ओपन है। अब देखो आगे, ये है बंद प्लग कुंजी, ये आपके अगर स्विच ऑन है उसका क्या है, चिन्ह है। अब देखो तार के जोड़, ये क्या है, अगर ऐसा कहीं चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब ये तार आके यहाँ जुड़ रहा है और ये वाला तार आके यहाँ जुड़ रहा है। ठीक है,
ये तार यहाँ और ये यहाँ जुड़ रहा है। अब ये है क्रॉसिंग तार, मतलब एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है और एक दूसरे को छू रहा है, टच हो रहा है, तो ऐसा वाला क्या है, क्रॉसित तार का चिन्ह है। नेक्स्ट है बिना संपर्क क्रॉसित तार, मतलब ये एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है लेकिन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, अलग है, ठीक है। ये आपका है बल्ब का चिन्ह, ये है आपके प्रतिरोध का चिन्ह, आपको पता है हम पढ़ चुके हैं। ये आपके धारा नियंत्रक का चिन्ह है जो धारा को नियंत्रित करता है। ये आपके एमीटर का चिन्ह है, ये है गैल्वेनोमीटर, ये भी धारा का मान बताता है। आगे देखिए, ये है आपका वोल्टमीटर, ये है आपके विद्युत चुंबक और ये है लोहे क्रोड युक्त विद्युत चुंबक। ये आपके चिन्ह ट्रांसमिट फार्मर का है, ये आपके परिवर्ती प्रतिरोध का है, ये खुला स्विच का है, ओपन है स्विच अभी, ये बंद स्विच का है, परिपथ पूरा होगा और स्विच बंद कर देंगे तो ही क्या है, चालू रहेगा। ये प्रेरक का है, ये टैपिंग कुंजी है, ये विद्युत फ्यूज का है, ये आपके संधारित्र का चित्र है, ये प्रत्यावर्ती धारा का है, ये उत्क्रमक कुंजी का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चिन्ह है जो अपने काम में आते रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट बार मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।